नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे वाच्य और वाच्य परिवर्तन के नियम, साथ ही वाच्य को पहचानने की ज़बरदस्त ट्रिक भी सीखेंगे, जिसकी सहायता से आप वाक्य को देखकर ही पहचान सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सी वाच्य क्रिया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। वाच्य, चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह जाना जाए कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया है अथवा कर्म के विषय में अथवा भाव के विषय में। अब देखिए, परिभाषा की पहली लाइन से हमको पता चल गया कि वाच्य में जो भी होगा वो क्रिया के साथ ही होगा, क्रिया का रूपांतर ही होगा, क्रिया का रूप ही बदलेगा। किसके अनुसार बदलेगा? कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार बदलेगा। आगे दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे शब्दों में वाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा, अब देखिए, क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा गया है अथवा कर्म के विषय में कहा गया है अथवा भाव के विषय में कहा गया है। जहाँ पर क्रिया के द्वारा कर्ता, कर्म अथवा भाव के विषय में कहा गया रहेगा वहाँ पे उसे हम वाच्य कहेंगे। लेकिन ये कैसे पहचानेंगे? इतना तो पता चल गया, या तो कर्ता के विषय में कहा गया रहेगा क्रिया के द्वारा, या तो कर्म के विषय में कहा गया रहेगा, या भाव के विषय में कहेगा। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई वाक्य दे देगा, हम पहचानेंगे कैसे कि यह क्रिया कर्ता के विषय में कर रही है, कि कर्म के विषय में कर रही है, कि भाव के विषय में कर रही है? तो उसको पहचानने के लिए आपको करना क्या है? आपको वाक्य में लिखे क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष को देखना है। वाक्य में जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और पुरुष देखना है। उस क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार है? यदि कर्ता के अनुसार है तो कर्ता के विषय में कह रही है, यदि कर्म के अनुसार है तो कर्म के विषय में कह रही है, और यदि भाव के अनुसार है तो भाव के विषय में कह रही है। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण से समझते हैं। चलिए पहले उदाहरण देखते हैं। जैसे एक वाक्य दे दिया कि उमा खाती है। अब आपको इसमें पता लगाना है कि इस वाक्य की क्रिया कर्ता के बारे में कर रही है, कि कर्म के बारे में कर रही है, कि भाव के बारे में कर रही है। तो आपको करना क्या है? उस क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष को देखना है कि वो किसके अनुसार है। बारी बारी से आप देखेंगे, कर्ता से एक बार देखेंगे, एक बार कर्म से देखेंगे और एक बार भाव से देखेंगे। अगर एक पहली बार में ही निकल गया तो समझिए कि कर्ता के बारे में कर रही है, ना निकले तो कर्म से देखिए, ना निकले तो भाव से देखिए। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा तो हमको ये पता चला कि जो इस वाक्य की क्रिया है, जो इस वाक्य की क्रिया है वो कर्ता के अनुसार है, क्योंकि कर्ता है उमा और उमा के अनुसार ही क्रिया खाती है। स्त्रीलिंग, एक वचन यानी पुरुष है। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के विषय में कह रही है। आगे दूसरे उदाहरण से समझिए। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ता हूँ। वह हम बारी बारी से रिलेट कराएंगे, पहले कर्ता से कराएंगे, फिर कर्म से, फिर भाव से। तो कर्ता यहाँ पे क्या है? मैं। तो कर्ता मैं के अनुसार क्रिया पढ़ता हूँ, कर्ता के अनुसार ही यहाँ पर भी जो क्रिया पढ़ता हूँ वो पुल्लिंग, एक वचन और प्रथम पुरुष है। तो यहाँ पे भी पता चल गया इस वाक्य में भी जो क्रिया है वो कर्ता के बारे में ही कह रही है। नहीं समझ में आया? आगे एक और उदाहरण देखिए। जैसे लड़के खेलते हैं, इस वाक्य में भी देखिए, पहले क्रिया देखिए, उसके बाद देखिए कि वो जो क्रिया है उसका लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार है। तो हमने देखा यहाँ पर जो इसकी क्रिया क्या है? इसमें खेलते हैं। जो उसकी क्रिया है खेलते हैं वो कर्ता लड़के के अनुसार ही क्रिया खेलते हैं पुल्लिंग, बहुवचन तथा अन्य पुरुष है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस वाक्य में भी जो क्रिया है वो कर्ता के बारे में ही बता रही है, जो क्रिया है वो कर्ता के विषय में ही बता रही है। तो चलिए अब पहले हम वाच्य के भेद देख लेते हैं, फिर सभी वाच्यों को अलग अलग पढ़ेंगे। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे कर्मवाच्य होता है, और जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वहाँ पे भाववाच्य होता है। लेकिन ये बस कह देने से ही नहीं हो जाता है। कह देना तो बहुत आसान है, जिसमें कर्ता की प्रधानता रहेगी वहाँ पे कर्तृवाच्य हो गया, जहाँ कर्म की प्रधानता रहेगी वहाँ पे कर्मवाच्य हो गया, जहाँ पे भाव की प्रधानता रहेगी वहाँ पे भाववाच्य हो गया।
लेकिन इसको छांटेंगे कैसे? कैसे हमको पता चलेगा कि किस वाक्य में कर्ता प्रधान है, किस वाक्य में कर्म प्रधान है, किस वाक्य में भाव प्रधान है? तो इसको पहचानने के लिए हमने पीछे बताया हुआ है कि क्रिया है वो या तो कर्ता के विषय में बताती है, या कर्म के विषय में बताती है, या भाव के विषय में बताती है। उसको छांटने के लिए बताया लिंग वचन पुरुष। तो जिस क्रिया के द्वारा कर्ता के विषय में कहा जाए वहाँ पे कृत्यवाची रहेगा। आप समझ जाइए कि वहाँ पे कर्ता प्रधान है। जिस क्रिया के द्वारा कर्म की प्रधानता हो, कर्म के विषय में कहा जाए, तो वहाँ पे कर्मवाच हो जाएगा। और जिस क्रिया के द्वारा भाव के विषय में कहा जाए वहाँ पे आप समझ जाइए कि भाव की प्रधानता है, यहाँ पे भाववाच्य ही होगा। अब इसको समझने के लिए हम आगे उदाहरण से समझेंगे और एक एक उदाहरण की प्रैक्टिस भी करेंगे कि कैसे कैसे यह हो रहा है, फिर कैसे बदल रहा है। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए पहला उदाहरण क्या है कि अनुभा पुस्तक पढ़ती है, ये वाक्य दे दिया। अब वाक्य में सबसे पहले आप क्रिया देखिए कि क्रिया क्या है। इसमें क्रिया क्या है? पढ़ती है। तो पढ़ती है क्रिया के बाद देखिए कि उस क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष है वो किसके अनुसार है। जब आपको यह बात पता चल जाएगी कि वो किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, तब आपको उस क्रिया के विषय में पता चल जाएगा कि वह क्रिया किसके विषय में कर रही है। जब जिसके विषय में कर रही होगी पता चल जाएगा तो वहाँ पे वह प्रधान हो जाएगा। अगर कर्ता के विषय में क्रिया कर रही है तो कर्ता प्रधान है, वहाँ कृत्यवाच हो जाएगा। अगर कर्म के बारे में क्रिया कर रही है तो वहाँ कर्म प्रधान हो जाएगा, वहाँ कर्मवाच हो जाएगा। यदि क्रिया भाव के बारे में बता रही है, भाव के विषय में बात कर रही है, तो वहाँ पे भाव प्रधान हो जाएगा, अर्थात वहाँ पे भाववाच हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनुभा पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पे क्रिया जो है वो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। कैसे? क्योंकि कर अनुभा क्या है? अनुभा कर्ता है और पढ़ती है क्रिया है। अनुभा स्त्रीलिंग है और पढ़ती है भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसलिए हमको यहाँ पे पता चल गया कि इस वाक्य में क्रिया कर्ता के विषय में बात कर रही है, अर्थात यहाँ पे कर्ता प्रधान है। तो इस वाक्य में कृत्यवाच्य क्रिया है। दूसरा देखिए राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी वही है। जब पढ़ता है क्रिया है तो क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, क्योंकि राम पुस्तक पढ़ता है। आगे क्या था? अनुभा पुस्तक पढ़ती है, उसका जो लिंग वचन था वह कर्ता अनुभा के अनुसार था, और यहाँ पर जो लिंग वचन है वह राम के अनुसार है। तब यहाँ पर भी हमें पता चल गया जो क्रिया है वो कर्ता के विषय में कर रही है। जब यहाँ पे क्रिया कर्ता के विषय में कर रही है तो कर्ता है प्रधान। जब कर्ता प्रधान रहेगा तो वहाँ हो जाएगा कर्तृवाच्य। तो इसमें भी क्या है? कर्तृवाच्य क्रिया है। अब आगे देखिए अगला है अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब इसको देखिए और पहले वाक्य को देखिए। पहला वाक्य क्या है कि अनुभा पुस्तक पढ़ती है। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसमें कर्ता प्रधान है, इसलिए वह कृत्यवाची है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि आप कृत्यवाची को कर्मवाची में बदलिए। तो कृत्यवाची को कर्मवाची में बदलने का नियम भी सीखते चलिए। जैसे आपको जब कृत्यवाची से कर्मवाची में बदलने के लिए कहेगा तो कर्मवाची में कर्म की प्रधानता होती है और कृत्यवाची में कर्ता की प्रधानता होती है। तो आपको कर्ता की प्रधानता को डाउन करके, हटा करके आपको कर्म की प्रधानता दिखानी पड़ेगी। तो पहले वाक्य में कर्ता कौन है? अनुभा, और कर्म है पुस्तक। तो आपको अनुभा की जो प्रधानता है उसको डाउन करके, उसको समाप्त करके आपको जो पुस्तक है उसकी प्रधानता को दिखाना पड़ेगा। हमने वाक्य क्या बना दिया? अनुभा पुस्तक पढ़ती है का बन गया अनुभा द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो गई, कर्म था पुस्तक, अब कर्म की प्रधानता हो गई, तो इसलिए क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। दूसरा क्या था? राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको अगर बदलना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तो यहाँ पर भी कर्म की प्रधानता हो गई, इसलिए क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। तो इसको भी सीखते चलिए। अगला है सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। अब देखिए इस वाक्य को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है? इस वाक्य को पढ़ने से हमें यही पता चल रहा है कि सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, अर्थात वहाँ पे एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि जैसे ही सर्दी आती है उससे क्या है? कर्ता, उससे खेला नहीं जाता, वो खेलने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है। यहाँ पे असमर्थता का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस वाक्य को देखने से हमें भाव की प्रधानता का बोध हो रहा है।
तो हमने बताया हुआ है कि जहाँ पे भाव की प्रधानता का बोध होगा, जिस वाक्य में भाव प्रधान होगा वहाँ पे भाववाच्य होगा। तो इस वाक्य को देखने से हमें भाव प्रधानता दिख रही है, इसलिए यहाँ पे भाववाच्य क्रिया है। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने वाक्य को पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी ज्ञान बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।